नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का डॉक्टर संजय ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्य और प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसके अन्य क्या क्या नाम हैं। अन्य नाम की बात की जाए तो नूनिज और पेस। नूनिज और पेस इसको बिसनंग के नाम से पुकारता है। निकोलो कोंटी विजेन गोलिया कहकर पुकारता है। अब्दुल रज्जाक इस विजयनगर को बिसनगर कहकर पुकारता है। जो समकालीन लोग थे उन लोगों के द्वारा कर्नाटक साम्राज्यम कहकर पुकारा गया। तो नूनिज पेस क्या कहते हैं, बिसनंग कहते हैं। निकोलो कोंटी क्या कहता है, विजेन गोलिया कहता है। अब्दुल रज्जाक क्या कहता है, बिसनगर कहता है। समकालीन लोग इस विजयनगर को किस नाम से पुकारते हैं, कर्नाटक साम्राज्यम नाम से पुकारते हैं। हम्पी या हस्तिनावती। हम्पी या हस्तिनावती विजयनगर की स्थापना इसी के ध्वंसा अवशेषों पर किया गया था। हम्पी नाम का आविर्भाव या यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है, यानी जो हम्पी या हस्तिनावती है विजयनगर की स्थापना इसी के ध्वंसावशेषों पर हुई। हम्पी का नाम आविर्भाव यहाँ की जो स्थानीय देवी मातृ देवी हैं पंपा देवी के नाम से हुआ। हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी अभियंता थे, पुराविद थे। कॉलिन मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जो हम्पी हैं उनके भग्ना अवशेषों को खोजा था। यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्ना अवशेषों को खोजा था। इसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर ग्रानेलो ने सर्वप्रथम हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों का विस्तृत चित्र बनाया। यानी प्रश्न आता है कि जो हम्पी के चित्र हैं, अवशेषों का पुरातात्विक विस्तृत चित्र किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, तो अलेक्जेंडर ग्रानेलो के द्वारा बनाया गया। यानी अलेक्जेंडर ग्रानेलो ने सर्वप्रथम हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों का चित्र बनाया। इसके बाद 1876 में जे एफ फ्लीट ने मंदिर की दीवारों की अभिलेखों का प्रलेखन किया। प्रश्न आता है कि मंदिर की दीवारों का प्रलेखन किसके द्वारा किया गया, तो 1876 में जे एफ फ्लीट के द्वारा मंदिर के अभिलेखों का प्रलेखन किया गया। इसके बाद हम्पी जो है 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय और 1986 यूनेस्को में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। इसके बाद अगले विद्वान हैं आर सेबेल यानी रॉबर्ट सेबेल प्रथम आधुनिक इतिहासकार थे। इन्होंने 1901 में विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत इतिहास ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। यानी प्रथम आधुनिक इतिहासकार 1901 में विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत इतिहास ए फॉरगेटन एम्पायर एंड विस्मित साम्राज्य नामक पुस्तक लिखी। उनके अनुसार यानी आर सेबेल के अनुसार संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का सहसा सर्वनाश नहीं हुआ जैसा कि विजयनगर का। विजयनगर एक शहर का नाम था और एक साम्राज्य भी। स्थिति की बात की जाए विजयनगर की तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के बारे में विशेष बात क्या है, तो विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था। विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था और इसकी जो स्थिति कहाँ थी, तो रायचूर और कृष्णा तुंगभद्रा रायचूर द्वाब जो था, रायचूर द्वाब कहाँ था, तो रायचूर द्वाब कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का जो प्रदेश था उसको रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर में बहमनी, यानी उत्तर में कौन सा साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। दक्षिण में कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था। ये एक प्राकृतिक सीमा विभाजक रेखा थी। इसके उल्लंघन को लेकर प्राचीन काल में बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव, राष्ट्रकूट एवं बेंगी बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, तंजौर के चोल आपस में भिड़ते रहे। 1356 में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने रायचूर द्वाब पर अधिकार कर विजयनगर हरिहर प्रथम से संघर्ष प्रारंभ किया। तो शासन करने वाले कौन कौन वंश थे, एक बार बड़ा शॉर्ट में इनको देखते हैं। पहला है संगम वंश। संगम वंश ने कुल 149 वर्षों तक शासन किया। इसकी शासन अवधि 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रही। इसका संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है
और संगम वंश का अंतिम जो शासक था विरूपाक्ष द्वितीय था। अगला वंश था सालोब वंश। सालोब वंश ने 19 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने 1485 से 1504 ईस्वी तक, इसका संस्थापक नरसिंह था और अंतिम शासक इमाडी नरसिंह था। इसके बाद आता है तुलुग। तुलुग वंश, इन्होंने 65 वर्षों तक शासन किया। पहला शासक जो था, संस्थापक था वीर नरसिंह था, अंतिम शासक था सदाशिव राय। अगला वंश है अराबीड वंश। अराबीड वंश ने 82 वर्ष तक शासन किया, 1570 से 1652 ईस्वी। इनका जो संस्थापक था तिरुमल था, अंतिम शासक था श्री रंग तृतीय। राजधानी की बात की जाए तो विजयनगर राजधानी किन किन स्थानों पर रही, तो राजधानी 1336 में अनगोंडी राजधानी बनी, 1342 में विजयनगर राजधानी बनी, विजयनगर को विद्यारण भी कहते हैं, 1570 में पेनगोंडा राजधानी बनी और 1614 में चंद्रगिरी राजधानी बनी। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय था। जो संगम वंश है उसका सबसे महान शासक देवराय द्वितीय था। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। ये संपूर्ण विजयनगर का सबसे महान शासक था। अराबीड वंश का सबसे महान शासक वेंकट द्वितीय था। अब आइए समझते हैं विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री हैं उनके बारे में एक बड़ी विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला यात्री है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ये मूल निवासी वेनिस का था, इटली का। यात्रा वर्ष की बात की जाए तो 1420-22 ये परिवार सहित देवराय प्रथम के दरबार में आया था। विजयनगर आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। यानी इसके बारे में विशेष तथ्य है कि विजयनगर आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। भारत से जाते समय कैरो में अरबों ने उसे पकड़ लिया और उसके बीवी बच्चों को मार डाला। अपनी जान बचाने के लिए निकोलो कोंटी ईसाई से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया, अर्थात इस्लाम धर्म अपना लिया। जब रोम पहुंचता है तो वहां के पोप से मुक्ति की प्रार्थना करता है। पोप उससे कहता है कि ईसाई धर्म में इस शर्त पर वापस लेंगे, जो बाह्य देशों में उसने देखा है ईमानदारी से उस अभियान का वर्णन करेगा, तभी ईसाई धर्म में वापस लिया जाएगा। उसके संस्मरण को पोप के सचिव पोगियो ब्रेसेओलोनी द्वारा डा बेरिएटेते फार्चूने लैटिन में आलेखबद्ध किया गया। जो उसके संस्मरण है पोप के सचिव पोगियो ब्रेसेओलोनी द्वारा बेरिएटेते फार्चूने लैटिन में आलेखबद्ध अर्थात लिखे गए। विजयनगर के विषय में कोंटी कहता है, यानी विजयनगर के बारे में निकोलो कोंटी कहता है, विजयनगर 60 मील की परिधि में है। यानी निकोलो कोंटी कहता है विजयनगर 60 मील की परिधि में है। यहाँ शस्त्र धारण करने वाले 90,000 सैनिक हैं। राजा भारत के सभी राजाओं से शक्तिशाली है। यानी जो राजा है वह सभी राजाओं से शक्तिशाली है। निकोलो कोंटी कहता है कि सर्वप्रथम विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन भी निकोलो कोंटी के द्वारा ही किया गया है। वह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक से अधिक विवाह इसलिए करता है, वह स्पष्ट रूप से कहता है व्यक्ति एक से अधिक विवाह इसलिए करता है कि मृत्यु के बाद सती होकर उसकी चिता वैभव को 4 चांद लगाएंगी। उसके अनुसार राजा 12,000 पत्नियां रखता है। निकोलो कोंटी कहता है राजा 12,000 पत्नियां रखता है, जिसमें 3,000 इस शर्त पर चुनी हुई हैं जो राजा की मृत्यु के बाद सती होंगी। सर्वाधिक महत्व की जानकारी निकोलो कोंटी से प्राप्त होती है। सर्वाधिक महत्व की जानकारी निकोलो कोंटी हमें देता है। वह ये है कि 1420 के काल में भारत में कागजी मुद्रा, यानी निकोलो कोंटी बताता है कि भारत में 1420 में कागजी मुद्रा और धातु मुद्रा के सिक्के भी प्रचलित थे। यानी सबसे पहली बार निकोलो कोंटी बताता है कि 1420 के काल में भारत में कागजी मुद्रा और धातु मुद्रा भी प्रचलन में थी। अगला यात्री है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये मूल निवासी कहाँ का था? समरकंद का मूल निवासी था। अब्दुल रज्जाक समरकंदी मूल निवासी समरकंद का था। यात्रा इसने की थी 1442 में, देवराय द्वितीय के दरबार में पहुंचा था। फारस के जो सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया था। ये कहाँ आया था? यानी फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत था, कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया। पुस्तक की बात की जाए तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी की पुस्तक का नाम है मतलौस सादाइन या मजमौल वहरेन, अर्थात 2 भाग्यशाली ग्रहों बृहस्पति शुक्र एवं 2 समुद्रों का संगम। जमोरिन के दरबार से अब्दुल रज्जाक विजयनगर गया। वह विजयनगर में 2 वर्षों तक रुका। यानी जो जमोरिन के दरबार में आया था, जमोरिन के दरबार से विजयनगर आया और 2 वर्ष विजयनगर में ठहरा। वह देवराय द्वितीय
कि विजयनगर राज्य में, यानी जो देवराय द्वितीय का राज्य विजयनगर है, उस राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख करता है। बताता है विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आंखों से देखा न कानों से सुना। इसका घेरा 165.75 किलोमीटर अर्थात 64 मील का था। यह राज्य 3 माह की दूरी में फैला था। यहां कुल 7 आहते अर्थात नगर दुर्ग थे। यानी विजयनगर कहता है, विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक कहता है, विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आंखों से देखा है न कानों से सुना है। इसका घेरा 165.75 किलोमीटर अर्थात 64 मील। यह राज्य 3 माह की दूरी में फैला था। यहाँ कुल 7 आहते यानी 7 दुर्ग थे। 3 आहतों, यानी सबसे मुख्य बात बताता है, 3 आहतों में कृषि योग्य जमीनें थीं। जो 3 आहते थे उनमें कृषि योग्य जमीनें थीं। 4 आहतों में मुख्य नगर बसा था। 7वां दुर्ग जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित था, 7वां दुर्ग जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित था, का क्षेत्र विस्तार हेरात के नगर के बाजार से 10 गुना था। यानी कहता है कि जो 7वां दुर्ग अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित था, का क्षेत्र विस्तार हेरात के नगर के बाजार से 10 गुना बड़ा था। सेना में 1000 हाथी थे। कहता है कि सेना में 1000 हाथी थे तथा यहाँ के सैनिकों की संख्या 11 लाख थी। यहाँ के शासक सोना पिघलाकर रखते थे। ये विजयनगर की राजधानी में वैश्यालयों का उल्लेख करता है। जो विजयनगर की राजधानी थी उसमें वैश्यालय थे। बताता है वैश्याओं की आय 12,000 फनूम थी, जो रक्षकों को दिया जाने वाला एक वेतन था। उसके अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब के फूल की आवश्यकता थी। वह विजयनगर में दीवान खाना, चहल ए सितून अर्थात 40 स्तंभों वाले मंडप, जोराव खाना, टकसाल आदि का उल्लेख करता है। जहां अभिलेख रखे जाते थे और लिपिगण बैठते थे, उसे विजयनगर में बहुत सी सुविधाएं मिली थीं। परंतु दबाव के कारण फलस्वरूप देवराय द्वितीय ने जो सुविधाएं उसको दी थी वो वापस ले ली थी। इसके बाद अगला यात्री है एथेनियस निकेतन। एथेनियस निकेतन कभी विजयनगर नहीं आया, सिर्फ वर्णन करता है एथेनियस निकेतन। ये मूल निवासी जो था रूस का था, घोड़े का व्यापारी था। यानी एथेनियस निकेतन रूस का था, घोड़े का व्यापारी था। यात्रा की बात की जाए तो 1470 में बहमनी साम्राज्य में बीदर पहुंचा था। 1470 में बहमनी साम्राज्य में बीदर पहुंचा था। इसके बारे में विशेष तथ्य है कि भारत आने वाला पहला रूसी यात्री, यानी जो निकेतन है एथेनियस निकेतन, भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था। भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री। निकेतन कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है। निकेतन कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है, पर गांव के लोग बहुत बदहाल हैं, जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध और विलासता का सुख लूटते हैं। यानी निकेतन के बारे में विशेष बातें क्या है? भारत आने वाला पहला रूसी यात्री है, भारत की गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री है। कहता है, निकेतन कहता है कि धरती लोगों से भरी पड़ी है, पर गांव के लोग बहुत बदहाल हैं, जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध और विलासता का सुख लूटते हैं। निकेतन बीदर के साथ विजयनगर का भी वर्णन करता है। जो निकेतन है बीदर के साथ विजयनगर का वर्णन करता है। हालांकि वह कभी विजयनगर नहीं गया था, फिर भी विजयनगर का बड़ा सजीव वर्णन करता है। उसके अनुसार विजयनगर की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक थे। विजयनगर की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक थे। 50,000 घुड़सवार सैनिक थे। ये विशाल नगर 3 दुर्गों से घिरा हुआ था। 15वीं शताब्दी में बीदर पहुंचने वाला एकमात्र यात्री था। वह बीदर को तत्कालीन मुस्लिम भारत का मुख्य शहर बताता है। कौन बताता है? एथेनियस निकेतन। इसके बाद अगला जो यात्री है दुआर्टे बरबोसा। दुआर्टे बरबोसा पुर्तगाली सूबेदार अल्बुकर्क का दोभाषिया था। मलयालम का बहुत बड़ा जानकार था। यानी जो अगला यात्री है दुआर्टे बरबोसा, पुर्तगाली सूबेदार। दुआर्टे बरबोसा पुर्तगाली सूबेदार अल्बुकर्क का दोभाषिया, मलयालम का बहुत बड़ा जानकार। 1500 और 1516 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रहा। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करता है। विजयनगर का वर्णन अत्यंत विस्तृत, अजितना कीड़ तथा देसी हीरो, पेगु लाल मणियों, चीन एवं अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालावा के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी, मिर्च, चंदन एवं क्रियाशील व्यापार के स्थान के रूप में करता है। उसके अनुसार विजयनगर के जहाज मालदीप में बनते थे। कृष्णदेवराय के विषय में दुआर्टे बरबोसा बताता है, राजा की ओर से इतनी छूट थी, सभी अपने अपने आचरण करते थे। कभी किसी से ये नहीं पूछा जाता था ईसाई है, यहूदी है, मूर है, हितेन है। समता एवं न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता था। अगला यात्री है बार्थेमा। बार्थेमा
मूल निवासी इटली का था। उपाधि थी वीर सिपाही। पुर्तगालियों ने उसे सर की उपाधि से सम्मानित किया था। पेशे से बर्थेमा सैनिक था। 1502 और 8 ईस्वी के बीच भारत में रहा। विजयनगर का वर्णन करता है। खंबात में प्रतिवर्ष आने वाले 300 विदेशी जहाजों का भी वर्णन बार्थेमा के द्वारा किया गया है। अगला यात्री है डोमिंगो पाइस। डोमिंगो पाइस ये मूल निवासी पुर्तगाल का था। यात्रा वर्ष 1520 और 22 थी। कृष्ण देवराय के समय विजयनगर आया था। जो डोमिंगो पाइस है 1520-22 में कृष्ण देवराय के समय भारत में आया था। पायस विजयनगर में जो प्रांत हैं उनकी संख्या 200 बताता है, यानी पायस विजयनगर में प्रांतों की संख्या 200 बताता है। पायस ने विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली, विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाला शहर बताया। उसने राजा का महल लिस्बन के सभी महलों से बड़ा बताया। कृष्ण देवराय के विषय में कहता है, यानी डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के विषय में कहता है, मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काटी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। इससे ज्यादा गुणी पराक्रमी राजा कहीं नहीं मिल सकता। वह सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा है जितना हुआ जा सकता है। उसके जैसा व्यक्ति के पास जितना रहना चाहिए उसकी तुलना में वस्तुतः उसके पास कुछ नहीं है। वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति था, परंतु उसे हठात एकाध क्रोध आता था। पायस बताता है, डोमिंगो पायस बताता है, नगर को किसी एक स्थान से पूरा नहीं देखा जा सकता। नगर में मनुष्यों की संख्या अगणित है। इस नगर में आपको प्रत्येक राष्ट्र जाति के लोग मिलेंगे। इसके बाजार में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बिकती ना हो। यहाँ मुख्यतः हीरे पाए जाते हैं। ये संसार में सबसे संपन्न नगर है। यहाँ प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि मंदिर सभी शिल्पियों व्यापारियों की संस्थाएं होते थे। इसके बाद अगला व्यापारी आता है फरनाओ नूनिज। फरनाओ नूनिज घोड़े का व्यापारी था। अच्युत देवराय के समय में 1535 में विजयनगर आया था। वह कुल 3 वर्ष यहाँ रहा। विजयनगर की महिलाओं एवं ब्राह्मणों का विशद वर्णन नूनिज ने किया है। यानी फरनाओ नूनिज घोड़े का व्यापारी, अच्युत देवराय के समय 1535 में विजयनगर आया। वह 3 वर्ष यहाँ रहा। विजयनगर की महिलाओं ब्राह्मणों का विशद वर्णन पुर्तगाली जो यात्री है फरनाओ नूनिज के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला जो यात्री है सीजर फेडरिक, इटली का यात्री था। फेडरिक तालीकोटा युद्ध के 2 वर्ष बाद 1567 में 7 माह के लिए विजयनगर आया था। 16वीं शताब्दी में विजयनगर आने वाला अंतिम यात्री था। इसके अनुसार कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अपने जहाजों का निर्माण बंगाल में कराते थे। किसके अनुसार? सीजर फेडरिक के अनुसार। सीजर फेडरिक कहता है कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अपने जहाजों का निर्माण कहां कराते थे? बंगाल में कराते थे। अगला है विजयनगर बहमनी संघर्ष। विजयनगर बहमनी संघर्ष का क्या कारण था, तो इसको समझते हैं। इनके बीच संघर्ष का कारण धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक था। यानी जो विजयनगर बहमनी के बीच संघर्ष का कारण क्या था? धार्मिक था, राजनीतिक था, आर्थिक था। समकालीन इतिहासकारों में बुरहान ए मासिर का लेखक अजी उल्लाह तबतबा ने संघर्ष का कारण पूर्ण रूप से धार्मिक एवं सांप्रदायिक बताया है। इसकी दृष्टि में संघर्ष का उद्देश्य कुफ्र का दमन, काफिरों का विनाश करना था।